नमस्कार दोस्तों, KDGS क्लासेज में आप सभी लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। ठीक दोस्तों, ये 4 नंबर की वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो हमने अपलोड कर चुका है। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को देखिए। अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम लोग 105 नंबर का पॉइंट क्या कह रहा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन था? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों 2 भागों में विभाजित हो गई? ठीक, तो सूरत अधिवेशन 1907 में। 1907 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे तो बीजी तिलक। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू होने के संदर्भ में अधोलिखित कथन सत्य हैं। ठीक दोस्तों, पहला कथन क्या है कि कांग्रेस आंदोलन की रणनीति पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। ठीक दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो वो थे सलीमुल्लाह खां 1906 में। ठीक दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में, आधुनिक बांग्लादेश में। डफरिन एवं तिलक एवं गांधी जी में से सूरत विभाजन की नेतृत्व किसने किया था? तो थे बीजी तिलक या बाल गंगाधर तिलक। 113 नंबर का पॉइंट कह रहा है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां 1907 में। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कराची में। ठीक दोस्तों, 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो अमीर अली के अध्यक्षता में लंदन में मुस्लिम लीग की एक शाखा का स्थापना हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित हुआ? तो 1919 में। 117 नंबर का पॉइंट क्या कह रहा है कि द्वैध शासन प्रणाली, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था एवं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में से 1909 में इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो था 1909 के मार्लियामेंटो सुधार में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। ठीक दोस्तों, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में अधोलिखित कथन पर विचार करिए जो सही है। ठीक, तो हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी की आंदोलन शुरुआत करने वाले नेताओं में से थे। ठीक दोस्तों, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। ठीक, ये भी पॉइंट सही है। मौलाना बरकतुल्लाह और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी और काबुल में भारत की अंतःकालीन जो सरकार का गठन हुआ था उनमें वो शामिल थे। ठीक दोस्तों, ये भी पॉइंट सही है। 119 पॉइंट का कह रहा है कि 1906 में मिंटो से मिलने मुसलमान के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। क्या किया था? कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन वर्ग की स्थापना किया जाए या चिन्हित किया जाए। 120 नंबर का पॉइंट क्या कह रहा है कि ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कलकत्ता थी। 1912 ईस्वी में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। ठीक, 122 में क्या कह रहा है कि दिल्ली में लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो एवं लॉर्ड हार्डिंग में से किस पर राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया? ठीक, तो लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया। 123 पॉइंट क्या कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो वो था 1912 में। सितंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा हिंदुस्तान मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन कहाँ आयोजित किया था? तो था लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने अपना अधिवेशन एक ही साथ
स्थापित किया था, आयोजित किया था। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आरसी मजूमदार ने किया था। एनी बेसेंट, एम.ए. जिन्ना, मैडम कामा, फिरोज शाह मेहता में से प्रतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन था? तो वो थी एनी बेसेंट। ठीक दोस्तों, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता करवाया था? तो थे बीजी तिलक। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो देखिए, पहला नंबर क्या था? मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार की गई थी। ठीक, 129 में क्या कह रहा है कि कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली कब स्वीकार किया? तो 1916 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कब से कब तक चला? तो ठीक है, तो 1916 से 1922 के बीच में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता रहा। 131 नंबर का पॉइंट क्या कह रहा है कि 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के किस अधोलिखित कथन पर सत्य चयन करिए, सही चयन करिए। ठीक, तो इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनर्मिलन स्थापित हुआ। ठीक, ये भी बात सही है। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराए गए, ये भी बात सही है। 132 नंबर का पॉइंट क्या कह रहा है? होम रूल लीग अधिवेशन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? तो वो थी एनी बेसेंट। किसके नेतृत्व में 1915-1916 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई? तो एक थे तिलक साहब और दूसरी थी एनी बेसेंट। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वह था होम रूल आंदोलन। ठीक, होम रूल आंदोलन विश्व युद्ध के समय चर्चा में था। किस आंदोलन में होम रूल समर्थक अपने राजनीतिक शांति एवं सफलता पूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस का था 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ठीक, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का उद्बोधक था। इसमें क्या पॉइंट कह रहा है कि इसने देश के सामने स्वशासन का एक ठोस योजना रखी थी। होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य हैं। ठीक दोस्तों, पहला क्या है? सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने 1914-15 में रखी थी, ये भी बात सही है। ठीक, प्रस्तुत की थी। बी, तिलक का होम रूल जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एवं बरार तक सीमित था, ये भी बात सही है। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली था। ठीक 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 है। इसमें क्या हुआ है कि इसमें दो क्वेश्चन इन्वॉल्व हो गया है। ठीक दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं 137 नंबर का पॉइंट कि फॉकिन्स आंदोलन, फैबियन आंदोलन का प्रस्ताव कौन था? प्रस्तावक कौन था? तो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही हैं। एक, होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी था। ठीक, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन को शुरुआत किया था सबसे पहले। बी नंबर का पॉइंट क्या कह रहा है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी। ठीक, ये भी बात सही है। करमचंद गांधी दीवान थे। ठीक, करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? तो पोरबंदर, बीकानेर एवं राजकोट के दीवान थे। 140 नंबर का पॉइंट क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी के पदार्पण के पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को अधोलोकित राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था। ठीक, गांधी जी भारत में आए तो कौन सी ऐसी घटना थी जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में उनको भाग लेने पर मजबूर किया? तो देखिए 1898 के इटली अबिसिनियन युद्ध। ठीक, बी नंबर का पॉइंट कह रहा है चीन के बक्सर आंदोलन। ठीक, सी नंबर का पॉइंट कह रहा है कि आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने। ठीक, ये भी बात सही है। डी नंबर का पॉइंट क्या कह रहा है कि रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय। ठीक, 141 नंबर का पॉइंट क्या कह रहा है?
कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम है इंडियन ओपिनियन। हॉकिंस फार्म कहाँ है? तो ये हॉकिंस फार्म कहाँ है? तो है डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, महात्मा गांधी समर्थक थे, तो दार्शनिक अराजकतावाद के फॉलोअर थे। ठीक, समर्थन थे। 144 नंबर का पॉइंट कह रहा है कि गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? तो थे सत्य और अहिंसा। गांधी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। ठीक, 146 नंबर का पॉइंट कर रहा है गांधी के संदर्भ में सही कथन है। पहला नंबर का क्या है? समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। ठीक, दोनों कथन सही है गांधी जी के दिमाग से। बहिष्कार, धरना, उपवास एवं हड़ताल में से गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था? तो हड़ताल सबसे बाद में करना चाहते थे, हड़ताल को करना ही नहीं चाहते थे। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार अधोलिखित कथन सही हैं। ठीक, पहला नंबर क्या है? सत्याग्रह ही एक शास्त्र अहिंसा है। ठीक, बी, सत्याग्रह को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ठीक, सी नंबर का पॉइंट कह रहा है कि सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। ठीक दोस्तों, ये देखिए ये पॉइंट अंतिम था। 149 नंबर का पॉइंट क्या कह रहा है कि गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? तो आत्म नियंत्रण। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो 1915 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो थे 21 वर्ष। दक्षिण अफ्रीका के लिए किस स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया? तो पीटर मारिसबर्ग में। एम के गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो था कोलकाता अधिवेशन 1901 में। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम सत्याग्रह आश्रम किस नगर के बाहर स्थित हैं? तो अहमदाबाद। 155 नंबर का पॉइंट है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकोम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को सत्य हैं। क्या सत्य हैं इनके? वाइकोम सत्याग्रह के संदर्भ में क्या बात सत्य है? तो यह एक अस्पृश्य और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। अब महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग भी लिया था। ठीक, ये दोनों पॉइंट सत्य हैं। 156 नंबर का पॉइंट कह रहा है कि साबरमती, फुकेंग्स वर्दा एवं सदाकत में से महात्मा गांधी से संबंधित आश्रम में कौन सबसे पुराना है? तो फुकिंग्स आश्रम। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। 158 नंबर का पॉइंट क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी के अनुसार राजनीतिक का तात्पर्य था तो जन कल्याण के लिए सक्रियता। ठीक, 159 नंबर का पॉइंट कह रहा है कि सत्याग्रह शब्द को किसके द्वारा कहा गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया? तो सत्याग्रह करने वाले सबसे पहले व्यक्ति महात्मा गांधी थे। 161 नंबर का पॉइंट कह रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने गए? तो भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए और निष्क्रिय विरोध करने के लिए। विरोध करने में अच्छे नहीं थे। 162 नंबर का पॉइंट कह रहा है कि किसने कहा था कि विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित रही है? तो रस्किन, लॉर्ड और टॉलस्टॉय से। रस्किन और टॉलस्टॉय से। ठीक दोस्तों, ये हम लोग 163 पॉइंट इसमें कवर कर लिए हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा।
चलिए आगे हम लोग गांधी जी पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग और पॉइंट देखेंगे। अब इसके बाद अधिवेशन शुरू होंगे, एक्ट शुरू होंगे और जो विद्रोह हैं वो सब शुरू होंगे। तो चलिए आगे वाले पॉइंट आने वाले वीडियो में और सब अच्छे से वीडियो बनाया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।